हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग मेरी प्यारी शेरनियों। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार से ज़बरदस्त से यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान के साथ-साथ बिहार स्टेट एनएम के लिए स्पेशल क्लास के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में मिडवाइफरी एकदम शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। शुरुआत हो चुकी है मिडवाइफरी टॉपिक की और हम दूसरे लेक्चर में आ चुके हैं। यदि आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो फर्स्ट लेक्चर ज़रूर जाके देखिएगा। एकदम शानदार तरीके से, बेसिक तरीके से हमने सेशन की शुरुआत कर चुकी है और आपके लिए यह एग्जाम में बेहतरीन सबसे ज़्यादा नंबर मिडवाइफरी से ही पूछे जाते हैं आपके एनएम के लिए, या तो यूपी ट्रिपल सी हो या बिहार हो, राजस्थान हो, एमपी हो, कोई भी हो, स्टेट हो, ऑल स्टेट एनएम के लिए एकदम शानदार सेशन होने वाला है। तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं टॉप 30 क्वेश्चन के साथ। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। एकदम जीरो लेवल से हम शुरुआत कर चुके हैं। डेली आपको शाम 8 बजे क्लास मिलती है। तो आइए टॉप 30 क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं एकदम बेहतरीन सी, जबरदस्त सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। गर्भावस्था के दौरान हमने फर्स्ट पहले में 30 क्वेश्चन किया था, अब 30 क्वेश्चन और कर रहे हैं। गर्भावस्था के दौरान किस प्रकार के व्यायाम को सुरक्षित माना जाता है? गर्भावस्था के दौरान किस प्रकार के व्यायाम को क्या कहता है, सुरक्षित माना जाता है? भारी वजन उठाना या हल्के कार्डियो व्यायाम या तेज दौड़ना या ग्रही ध्रुवी एक्सरसाइज। गर्भावस्था के दौरान व्यायाम जरूरी होता है। शरीर के लिए क्या होता है, बच्चे के लिए और माँ के लिए क्या होता है, बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हल्के कार्डियो व्यायाम करने चाहिए। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आप क्वेश्चन के आंसर देते रहिएगा। लास्ट में कमेंट में जरूर बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अगर प्रसव के दौरान महिला के लिए सबसे उपयुक्त पोजीशन कौन सी होती है? लेटे हुए, खड़ी हुई, चारों घुटनों पर या झुकी हुई? तो कर प्रसव के दौरान महिला के लिए सबसे उपयुक्त पोजीशन कौन सी होती है? तो प्रसव के दौरान महिला के लिए सबसे उपयुक्त पोजीशन कौन सी होती है? तो लेटे हुए। तो राइट आंसर हो जाएगा लेटे हुए, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। फिर अगला क्वेश्चन का शिशु के जन्म के बाद शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? शिशु के जन्म के बाद शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? माँ का दूध, गर्म कपड़े, नहाना या शारीरिक क्रिया? तो शिशु के जन्म के बाद शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? तो शिशु के जन्म के बाद शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो हमारा 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गर्म कपड़े। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। अगला क्वेश्चन का रहा कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या है? शिशु के पहले मूत्र, स्तन से निकलने वाला पहला दूध, शिशु की पहली श्वास या प्रसव के बाद का रक्त? तो कह रहा कोलोस्ट्रम क्या है? तो हमारा कोलोस्ट्रम क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्तन से निकलने वाला पहला दूध। स्तन से निकलने वाला पहला दूध ये क्या कहलाता है? कोलोस्ट्रम कहलाता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा किस अवस्था में गर्भवती महिला को अधिकतर डॉक्टर से मिलना चाहिए? पहले 3 महीने, चौथे महीने के बाद, 8वें महीने के बाद या पहले और तीसरे महीने के बीच? कह रहा किस अवस्था में गर्भवती महिला को अधिकतर डॉक्टर से मिलना चाहिए? तो किस महीने में और किस अवस्था में गर्भवती महिला को अधिकतर डॉक्टर से मिलना चाहिए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहले 3 महीने। पहले 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर से क्या करना चाहिए? संपर्क करना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा प्रसव के बाद शिशु को पहले 6 महीने तक केवल किसे खिलाना चाहिए? पानी, दूध, पैकेट फूड या जूस? तो प्रसव के 6 महीने तक यदि क्या हो, शिशु के जन्म के पहले 6 महीने सिर्फ माँ का ही दूध देना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रसव के दौरान अगर शिशु के दिल की धड़कन कम हो जाए तो क्या करना चाहिए? प्रसव के दौरान अगर शिशु के दिल की धड़कन कम हो जाए तो क्या करना चाहिए? शिशु का वजन मापना, श्वसन क्रिया की जांच करना, शिशु की स्थिति बदलना या रक्तचाप मापना? तो प्रसव के दौरान अगर शिशु को दिल की धड़कन कम हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो हमारा राइट आंसर होगा शिशु की स्थिति बदलना। शिशु की स्थिति में क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे, जिससे क्या हो सकती है? धड़कन तेज हो सकती है। तो बढ़ते हैं आगे। नल के रूप में प्रसव के बाद अगला रक्तस्राव अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं? नल के रूप में प्रसव के बाद अगर रक्तस्राव अधिक हो तो उसे क्या कहेंगे? रक्ताशय संकुचन, पोस्टमार्टम हेमोरेज, डिस्टोसिया या गर्भावस्था विषाक्तता? यदि क्या हो, नल के रूप में क्या हो, प्रसव
तेजी से, प्रसव के बाद क्या रक्तस्राव तेजी से हो रहा है, जिसे हम कहते हैं पोस्टमार्टम हेमोरेज, पोस्टमार्टम हेमोरेज कहते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा प्रसव के बाद जो रक्तस्राव होता है उसे क्या कहते हैं, लोचिया, रक्तस्राव, रक्तद्राव या प्लेसेंटल डिस्क। प्रसव के बाद जो रक्तस्राव होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं लोचिया। प्रसव के बाद जो रक्तस्राव होता है उसे लोचिया कहते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, फिर कह रहा है गर्भवती महिला के पास प्री एक्लेम्सिया हो तो यह किस समस्या को दर्शाता है। यदि गर्भवती महिला के पास प्री एक्लेम्सिया हो तो यह क्या प्रदर्शित करता है, उच्च रक्तचाप और प्रोटीन यूरिया, या रक्त की कमी, या श्वसन तंत्र की समस्या, या शरीर में जल का अवशोषण। यदि गर्भवती महिला के पास प्री एक्लेम्सिया हो तो यह क्या किस समस्या को प्रदर्शित करता है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च रक्तचाप और प्रोटीन यूरिया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा कंप्रेशन की प्रक्रिया में कौन सी चीज होती है, शिशु के शारीरिक आकार का विस्तार, शिशु का जन्म, शिशु की नाल का संकुचन, या गर्भाशय के सिकुड़ने की प्रक्रिया। तो कह रहा कंप्रेशन की प्रक्रिया में कौन सी चीज होती है, तो कंप्रेशन की प्रक्रिया में कौन सी चीज होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गर्भाशय के सिकुड़ने की प्रक्रिया। तो गर्भाशय के सिकुड़ने की प्रक्रिया। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है, हड्डियों की कमजोरी, उच्च रक्तचाप, शारीरिक थकान, या प्रोटीन की कमी। तो कौन सी समस्या हो सकती है, तो कह रहा गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है। कैल्शियम की कमी हो गई तो हड्डियां क्या होंगी, कमजोर हो जाएंगी। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है गर्भवती महिला के लिए फोलिक एसिड क्यों आवश्यक है, गर्भाशय में रक्त संचार बढ़ाने हेतु के लिए, या भ्रूण में के मस्तिष्क और तंत्रिका तंतुओं के विकास के लिए, या कैल्शियम के अवशोषण के लिए, या रक्त सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। तो कह रहा गर्भवती महिला के लिए फोलिक एसिड क्यों आवश्यक है, तो गर्भवती महिला के लिए फोलिक एसिड इसलिए आवश्यक होता है कि भ्रूण के मस्तिष्क और तंत्रिका तंतुओं के विकास के लिए। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा शिशु के जन्म के बाद विटामिन के की खुराक क्यों दी जाती है, शिशु के जन्म के बाद विटामिन के की खुराक क्यों दी जाती है, रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए, हड्डियों के विकास के लिए, या श्वसन तंत्र को सुधारने के लिए, या शिशु के पाचन तंत्र को सुधारने के लिए। तो कह रहा शिशु के जन्म के बाद विटामिन के की खुराक क्यों दी जाती है, शिशु के जन्म के बाद विटामिन के की खुराक क्यों दी जाती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए, रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा कौन सा आहार गर्भवती महिला के लिए उपयुक्त होता है, तले हुए खाद्य पदार्थ, संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर आहार, मीठा आहार, या प्रोसेस्ड फूड। तो कह रहा कौन सा आहार गर्भवती महिला के लिए उपयुक्त होता है, तो कौन सा आहार गर्भवती महिला के लिए उपयुक्त होता है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर आहार, संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर आहार। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। कह रहा शिशु का जन्म के बाद वजन सामान्यतः क्या होता है, 1 से 2 किलो, 2 से 3, 3 से 4, या 4 से 5 किलो। शिशु का जन्म के बाद वजन सामान्यतः क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 से 3 किलो। शिशु का जन्म के बाद वजन सामान्यतः 2 से 3 किलो होता है। तो बढ़ते हैं आगे। कर प्रसव के समय शिशु के सिर का आकार किस प्रकार से होता है, बहुत कठोर, अंडाकार, गोलाकार, त्रिकोणात्मक। तो प्रसव के समय शिशु के सिर का आकार किस प्रकार से होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाकार। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा गर्भवती महिला को किस स्थिति में बैडमिंटन खेलना चाहिए, पहले 3 महीने, दूसरे त्रैमासिक, तीसरे त्रैमासिक, या इस कभी भी नहीं खेलना चाहिए। तो बैडमिंटन कभी भी नहीं खेलना चाहिए, गर्भवती महिला को कभी भी बैडमिंटन नहीं खेलना चाहिए। कूदने उछल क्या होगा, बैडमिंटन में कूदना पड़ेगा तो इससे दिक्कत आ सकती है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा प्रसव के समय शिशु के सिर के बाहर आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रसव के समय शिशु के सिर के बाहर आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रेरणा, डिलीवरी, शारीरिक अवस्था, या रोढ़न।
तो प्रसव के समय शिशु के सिर के बाहर आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिलीवरी। सिर बाहर आ रहा तो उसे हम कहेंगे क्या? डिलीवरी। फिर बढ़ते हैं आगे। कह रहा एपीजीए स्कोर का क्या उद्देश्य होता है? शिशु की श्वसन क्रिया की जांच करना, शिशु के मानसिक विकास को मापना, या शिशु की जन्म के बाद की स्थिति का मूल्यांकन करना, या शिशु के वजन को मापना। तो कह रहा एपीजीए स्कोर का क्या उद्देश्य होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिशु की जन्म के बाद की स्थिति का मूल्यांकन करना। शिशु की जन्म के बाद की स्थिति का मूल्यांकन करना। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसव के बाद महिला के शरीर में किस प्रकार का बदलाव आता है? रक्तचाप में वृद्धि, गर्भाशय का सिकुड़ना, हृदय गति का धीमा होना, या प्रोटीन का स्तर बढ़ना। तो कह रहा प्रसव के बाद महिला के शरीर में किस प्रकार का बदलाव आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय का सिकुड़ना। जब प्रसव हो जाएगा उसके बाद महिला का गर्भाशय क्या होता है? सिकुड़ने लगता है। तो बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है माल प्रेजेंटेशन क्या होता है? शिशु की स्थिति गर्भाशय के भीतर असामान्य होती है, शिशु का जन्म समय से पहले होता है, या शिशु का वजन सामान्य से कम होता है, या शिशु का सिर अवरुद्ध रहता है। तो माल प्रेजेंटेशन का क्या होता है? माल प्रेजेंटेशन क्या होता है? तो माल प्रेजेंटेशन क्या होता है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, शिशु की स्थिति गर्भाशय के भीतर असामान्य होती है। शिशु की स्थिति क्या होती है? गर्भाशय के भीतर असामान्य होती है। तो हमारा 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। कर प्रसव के दौरान महिला को कौन सी स्थिति में आराम मिलता है? लेटे हुए, खड़ी हुई, चारों घुटनों पर, या झुकी हुई। तो कर प्रसव के दौरान महिला को कौन सी स्थिति में आराम मिलता है? तो हमारा कर किस स्थिति में आराम मिलता है? प्रसव के दौरान महिला को किस स्थिति में आराम मिलता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेटे हुए। तो लेटे हुए क्या होता है? महिला को आराम मिलता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यदि आपको सेशन पसंद आ तो सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। बेहतरीन तरीके से आपको पूरा सब सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। एकदम शुरुआत से हम शुरू कर चुके हैं। आज से जुड़ेंगे तो आपको तैयारी बेहतरीन हो सकती है। कर प्रसव के समय नाल का रक्त प्रवाह कितना महत्वपूर्ण होता है? अत्यधिक महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण, बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं, या किसी भी प्रभाव को नहीं बदलता। कर प्रसव के समय नाल का रक्त प्रवाह कितना महत्वपूर्ण होता है? तो प्रसव के समय नाल का प्रवाह, रक्त प्रवाह कितना महत्वपूर्ण होता है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो बढ़ते हैं आगे। कर डायबिटीज के साथ गर्भवती महिला के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? अतिरिक्त चीनी का सेवन करना, रक्त शर्करा का नियमित निगरानी करना, केवल ताजे फल खाना, या कम पानी पीना। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा रक्त शर्करा की नियमित निगरानी करना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब रक्त में शर्करा की मात्रा का करना, कंट्रोल करना, कम से कम चीनी का सेवन करना। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा प्रसव के बाद महिलाओं में अधिकतर कौन सी बीमारी होती है? उच्च रक्तचाप, असमय गर्भावस्था, एनीमिया, या मासिक धर्म असंतुलन। तो कह रहा प्रसव के बाद महिलाओं में अधिकतर कौन सी बीमारी होती है? प्रसव के समय महिलाओं में अधिकतर बीमारी कौन सी होती है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनीमिया, यानी खून की कमी मैक्सिमम होती है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भवती महिला को किस विटामिन की आवश्यकता अधिक होती है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, या B9 फोलिक एसिड। तो गर्भवती महिला को किस विटामिन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B9 फोलिक एसिड। फोलिक एसिड की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या करा है? कर एक सामान्य प्रसव के दौरान शिशु को जो स्थिति होनी चाहिए उसे क्या कहते हैं? ब्रीच पोजीशन, सिर डाउन पोजीशन, क्रॉस पोजीशन, या सिजेरियन पोजीशन। तो कह रहा एक सामान्य प्रसव के दौरान शिशु की जो स्थिति होनी चाहिए उसे क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे सिर डाउन पोजीशन। सिर डाउन पोजीशन कहेंगे यदि प्रसव के समान प्रसव के दौरान शिशु की जो स्थिति होती है उसे क्या हम कहते हैं? क्या? सिर डाउन पोजीशन। तो बढ़ते हैं आगे।
गर्भ प्रसव के बाद महिला को किस अवस्था में अस्पताल से छुट्टी दी जाती है? जब महिला पूरी तरह से स्वस्थ हो, जब शिशु को स्तनपान सही से मिल रहा हो, दोनों उपयुक्त, या केवल शिशु के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जब महिला पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए और शिशु स्तनपान सही से मिले तब दी जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से पढ़िएगा। गर्भ प्रसव के दौरान किस अवस्था में शिशु का जन्म प्राकृतिक रूप से नहीं हो सकता? सिर के दोनों ओर पैरों के ऊपर होना, या सिर का नीचे होना, या क्रॉस पोजीशन में होना, या नाल बाहर निकलने की स्थिति में। तो इसमें सबसे सटीक आंसर क्या होगा कि प्राकृतिक रूप से नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मतलब ऑप्शन नंबर सी, क्रॉस पोजीशन में प्राकृतिक रूप से जन्म संभव नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। तो उम्मीद है आपको ये 30 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए 9839254616। यहाँ पर PDF टेस्ट सब कुछ मिलेगा, टेलीग्राम पर टेस्ट मिलेगा, व्हाट्सएप पर PDF मिल जाएगा। तो आप लोग इस नंबर पर हाय लिखकर, उसके बाद आप एनम ग्रुप में जुड़ना चाहती हैं तो एनम लिख दीजिएगा, आपको एनम वाले ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्लियर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।